हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बैक टू बैक कई सारे क्लासेज लेकर के आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आपको पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यू चाहिए, तो इसीलिए हम पॉलिटिकल साइंस को नए सिरे से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स पर 3 वीडियो बना दिया। फर्स्ट चैप्टर पे हमने 1 वीडियो बनाया हुआ है एंड सेकंड चैप्टर थोड़ा सा आपका ब्रॉड था, तो उस पर 2 लेक्चर्स हैं। ऑलरेडी वो वीडियोज अपलोडेड हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार आए हुए हैं, इससे पहले आपने विजिट नहीं किया, एक बार जाकर के जरूर देखना। एंड अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट है, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिससे कि आप इजीली कोई भी चीज, हर सब्जेक्ट का आपके पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओ और इजीली पूरी तरह से आप अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या चीज है, कैसे है, क्या उसमें आपको पढ़ना है, पूरा ब्रॉड में आपको समझाने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 पर। एंड ये भी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है। इस पर हो सकता है 3 या 4 लेक्चर्स भी मुझे कंटिन्यू करने पड़े। तो देखो, इस जो चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3, इसका जो चैप्टर है इसका नाम है राज्य। राज्य के बारे में आपको समझना है कि व्हाट इज द स्टेट, एक राज्य क्या होता है, राज्य में कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ। इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने, प्राचीन विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, नवीनतम विज्ञान जो विद्वान है उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए हैं कि इस तरह से कोई राज्य बना, उसके तत्व क्या है, राज्य के कौन कौन सी चीजें राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा काम होता है राज्य का, राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या है। विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उस पर क्या टिप्पणियां दिया हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से राज्य को डिफाइन किया हुआ है, वो आपको समझना है। राज्य की विशेषताएं क्या, मतलब अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो इसका बेसिक वर्ड है, जिसको हम कहते हैं स्टेट, राज्य। राज्य क्या है? तो राज्य जो है शासन का एक केंद्र बिंदु है राज्य। इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया हुआ। जैसे कि जो यूनानी विद्वान है उन्होंने इसको राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना हुआ है कि जिसमें लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, वो है राज्य। जो अलग दूसरे विद्वान है, यूरोपियन कंट्रीज के विद्वान, उन्होंने माना है कि राज्य जो है वो एक संगठन है जिसके माध्यम से जो है एक स्टेट को रन किया जाता है। एक जो है एक जो कुछ लोगों का समूह है, अलग अलग लोगों का समूह, वो रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है बेहतर। तो और अलग अलग विद्वानों ने, जैसे प्राचीनतम विद्वानों ने उस पर अलग अलग परिभाषाएं दिया हुआ है राज्य को लेकर के। तो सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं प्राचीन विचारकों के अनुसार कि प्राचीन विचारकों ने राज्य को किस एस्पेक्ट में लिया है, किस तरह से बताया हुआ है। तो आपको पता है कि अरस्तु सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है। जब भी आप प्राचीन विद्वानों या शुरुआत करेंगे आप राजनीति की, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है आपका अरस्तु का। तो अरस्तु ने राज्य को लेकर के क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अरस्तु ने राज्य को लेकर के अपने क्या विचार रखे हैं, उसको हमें समझना है। तो अरस्तु क्या कह रहे हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समूह है जिसका लक्ष्य क्या है, पूर्ण और संपन्न जीवन की प्राप्ति। क्या कह रहे हैं अरस्तु कि राज्य जो है वो परिवारों और ग्रामों का, परिवार मतलब एक फैमिली जिसमें मम्मी पापा हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, एक जो सिंगल फैमिली है, संयुक्त फैमिली है, उसमें अलग अलग लोग हो सकते हैं, मतलब एक फैमिली है। वो फैमिली कहां पर होगी, ग्रामों के रूप में होगी, छोटे छोटे ग्रामों के रूप में, उससे थोड़ा सा बड़ा सिटी होगा। तो इस तरह से परिवार और गांव का जो एक समूह है, एक बड़े लेवल पर जब ये बन जाता है तो ये कहलाता है आपका जो है एक समुदाय बनता है। उस समुदाय का लक्ष्य क्या होता है, पूर्ण और संपन्न जीवन की प्राप्ति की, एक बेहतर, एक अच्छे जीवन की प्राप्ति हो सके, और इसी को कहते हैं राज्य। इस तरह से अरस्तु ने राज्य को डिफाइन किया है। एंड राज्य पर अपना विचार रखते हुए सिसरो क्या कहते हैं कि राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समाज है। राज्य क्या है, एक बहुसंख्यक समाज है। बहुसंख्यक मतलब जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं। एंड बेसिकली आप किसी भी राज्य की बात कर लोगे, दुनिया का कोई भी स्टेट हो, वो क्या होगा, बहुसंख्यक होगा, ज्यादा लोग उसमें होंगे, जिसका संगठन सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी कि राज्य जो है इसका संगठन क्यों किया जाता है या इसको बनाया क्यों जाता है कि सभी को उनका अधिकार मिल सके और एक दूसरे से लाभ प्राप्त किया जा सके, एक दूसरे की हेल्प से एक अच्छे जीवन की प्राप्ति किया जा सके। पारस्परिक लाभों की प्राप्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति की जाती है कि राज्य होना चाहिए। राज्य से बहुत सारे फायदे भी होते हैं लोगों को। राज्य एक आपको बेहतरीन जीवन देता है, एक लाइफ स्टाइल देता है कि आप इस तरह से रह सकते हो, आपको एक सिक्योरिटी देता है कि आप इस राज्य के नागरिक हो, आपके ये अधिकार है, आपके कर्तव्य है, मतलब एक लाइफ आपका सेटल करके देता है। एंड इसके बाद हीगल आते हैं। हीगल ने कहा कि स्वतंत्रता की वास्तविक पूर्णता राज्य है। हीगल क्या कहते हैं कि अगर वास्तव में आपको स्वतंत्रता का अनुभव करना है ना, तो आपको राज्य देखना पड़ेगा। राज्य पृथ्वी, दूसरी बार इन्होंने, हीगल ने बताया है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यानी कि अगर आपको समझना है कि ईश्वर क्या है, कैसे है, ईश्वर की अभिव्यक्ति को समझना है कि व्हाट इज द गॉड एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके रूल्स क्या है, तो आपको राज्य को देखना चाहिए।
तो इस तरह से प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने राय रखी है कि राज्य क्या है, राज्य किस तरह से है। उन्होंने अपने अपने अनुसार, उस समय के पीरियड के अनुसार उन्होंने डिफाइन किया कि राज्य क्या है। लेकिन आपको पता है टाइम बदलता जाता है, चीजें बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है। तो इन बदलती हुई विचारधाराओं पर कुछ आधुनिक विचारकों ने भी राज्य को लेकर के अपनी बात रखी हुई है। और आधुनिक जो विचारक हैं, इन्होंने राज्य के जो सिद्धांत रखे हुए हैं या राज्य को उन्होंने परिभाषित किया है, वो कुछ तत्वों के आधार पर या फिर संविधान के आधार पर इन्होंने परिभाषित किया है। जैसे कि एक बर्गेस इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। राज्य क्या है? ये एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का, मानव के जाति का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसमें मनुष्य का जीवन डेवलप होता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए विल्सन महोदय कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। विल्सन महोदय ने क्या कहा कि एक निश्चित भूभाग पर, यानी कि कोई एक निश्चित भूभाग हो, उस भूभाग पर कानून के लिए जो जनता होती है, क्या कह रहे हैं, कानून के लिए जो है संगठित की गई एक जनता है जो एक निश्चित भूभाग पर रहती है, इसी को राज्य कहते हैं। यानी कि जनता भी है और एक निश्चित भूभाग है जिस पर वो रहती है और उसमें एक संगठित कानून है, एक जो है भूभाग में कानून निर्माण हो सके, एक शासन व्यवस्था निर्माण हो सके और वहां पर जनता हो, भूभाग हो, उसी को कहते हैं राज्य। इसी पर अपना विचार रखते हुए प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि राज्य शासक व शासित वर्गों में विभाजित एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो अपने निश्चित भूखंड में अन्य सभी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता का दावा रखता है। इन्होंने क्या कहा कि राज्य क्या है, अपने आप में एक सर्वोच्च सत्ता का दावा रखने वाला है जो कि शासक और शासित वर्गों में विभाजित है। यानी कि कुछ लोग हैं जो शासक हैं, यानी कि जो शासन कर रहे हैं, और दूसरा है शासित, यानी कि जिन पर शासन किया जा रहा है, जिनको हम जनता कह सकते हैं और उसको रूलर मान सकते हैं, सरकार मान सकते हैं। तो कह रहा है कि शासक और शासित वर्गों में विभाजित है एक ऐसा समाज है जो एक निश्चित भूखंड पर होता है और अन्य सभी जितनी भी संस्थाएं होती हैं उस पर वो शासन करता है। तो इस तरह से राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य क्या है। तो इस तरह से हमने कई सारी परिभाषाएं देखी कि राज्य क्या है, एंड इससे हमें समझ में आता है कि राज्य जो है, अगर बेसिकली हम इन सभी परिभाषाओं के माध्यम से आपको बताना चाहें कि व्हाट इज द स्टेट। स्टेट मतलब समझो, ये मत समझ लेना जैसे हमारा यूपी स्टेट है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, हमारा दिल्ली स्टेट है, हमारा हरियाणा स्टेट है, इस तरह के स्टेट की बात नहीं हो रही है कि भारत में 28 स्टेट है। स्टेट मतलब एक देश, आप समझ सकते हो। एक समाज में जैसे एक स्टेट, अभी इस समय की बात करोगे तो आपको इंडिया मिल जाएगा। अगर आप प्राचीन समय में बात करोगे तो एक राजा का जो क्षेत्र था वो एक स्टेट था। उससे पहले समय में जो मतलब एक जमींदार का क्षेत्र है वो उसका जो स्टेट है उसका राज्य है। तो इस तरह से राज्य को डिफाइन करना है आपको। तो राज्य से आप क्या समझ सकते हैं कि राज्य जो है एक निश्चित भूभाग पर, एक निश्चित भूभाग पर जनता, एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनता पर किया जाने वाला शासन है जिसमें एक संप्रभु होता है जो कि पूरी शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से गार्नर महोदय ने प्रस्तुत किया है कि ये सारी चीजें हैं, इस तरह से हम राज्य को डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आता है कि अगर हमें राज्य को डिफाइन करना है, मान लिया हमने इस तरह से परिभाषाओं के माध्यम से डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर कोई जगह है, कई सारे छोटे छोटे कस्बे होते हैं, कुछ जगह होता है, कोई वहां का नेता हो जाता है, तो क्या वो एक स्टेट अलग बन सकता है? मतलब एक अलग राज्य है, या एक अपने आप में एक अलग चीज है, या एक राज्य दूसरे राज्य से अलग कैसे होता है? कैसे पता चलता है कि हाँ ये एक राज्य है? तो राज्य को डिफाइन करने वाले कुछ तत्व हैं जिन तत्वों का होना आवश्यक है। अगर कोई एक राज्य है तो उस राज्य में ये तत्व होने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर ये सारे तत्व मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, एक राज्य है। इसी पर विचार रखते हुए गार्नर ने 4 तत्वों की तरफ बात किया हुआ है कि वो कौन कौन से तत्व हैं। इसमें गार्नर ने राज्यों के आवश्यक तत्वों के बारे में बात करते हुए सबसे पहले कहा है कि जनसंख्या। क्या कहा? जनसंख्या, लोग होना चाहिए। जनता ही नहीं होगी तो शासन किस पर किया जाएगा? या जनता ही नहीं होगी तो किससे राज्य बनेगा? क्योंकि राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग होने चाहिए ना। कोई अगर खाली जमीन पड़ा हुआ है आप उस पर जाकर के शासन करोगे? नहीं ना। शासन किस पर किया जाता है? जगह हो, वहां पर लोग हो और जीवन जी रहे हो, उन पर शासन किया जाता है, उनसे जो कर वसूला जाता है या एक राज्य की व्यवस्था की जाती है। तो मतलब जनता सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी पर अपना मतलब इसी पर लास्ट जो है विचार रखते हुए लिकाक कहते हैं कि जनता के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कि मतलब अगर जनता है ही नहीं तो आप राज्य किस पर करोगे, शासन किस पर करोगे? तो इन्होंने कहा कि जनता के बिना राज्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। राज्य अगर चाहिए तो उसके लिए जनता होनी चाहिए और जनता के ऊपर ही आप शासन कर सकते हो। एंड इसमें दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जनता अगर है भी, दूसरा क्या कह रहे हैं कि भूखंड होना चाहिए। अगर जनता है तो रहेगी कहां पे? कहीं ना कहीं जमीन पर रहेगी ना। एक निश्चित एरिया हो गया, क्योंकि राज्य की जब भी आप परिभाषा देखोगे एक निश्चित क्षेत्र में
कुछ लोगों पर, जनता पर किया जाने वाला शासन ही राज्य कहलाता है। तो भूभाग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर वो जनता निवास करती है, क्योंकि जनता तो आप इंडिया में भी देख रहे हो, जनता आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख सकते हो, जनता आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, जनता आप दूसरे महाद्वीपों में भी देख सकते हो, हर जगह पर जनता है। लेकिन क्या वो एक राज्य के अंतर्गत आते हैं? नहीं, वो अलग अलग राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो जनता कौन सी? जो एक निश्चित भूभाग पर स्थित हो। तो वो एक राज्य का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जनता हो और वो क्या हो, एक निश्चित भूभाग पर स्थित हो। निश्चित भूभाग मतलब जैसे कह रहे हैं कि जनता जिस तरह से जो किसी राज्य के लिए, इस पर अपना विचार रखते हुए ब्लंसली कहते हैं कि जैसे जनता जो है वो एक मूर्त पक्ष है, एक जो है जीवित पक्ष है, उसी तरह से जो निश्चित भूभाग है ये एक भौतिक पक्ष है राज्य का। इसी पर आगे उन्होंने कहा कि ये दो तत्व तो इंपॉर्टेंट है। इस पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तत्व के बारे में बात करते हुए कहा ब्लंसली ने कि सरकार और शासन होना आवश्यक है। ब्लंसली कहते हैं कि बिना सरकार, बिना शासन के राज्य ज्यादा दिनों तक स्थित नहीं रह सकता। उसमें जो है आक्रामकता आ जाएगी या उसमें लोगों पर अत्याचार बढ़ जाएगा और राज्य का धीरे धीरे अंत हो जाएगा। यानी कि अगर एक राज्य है, लोग हैं, जनता है, वो एक जगह पर स्थित है, लेकिन अगर वहां पर कोई रूल ही ना हो, कोई शासन ही ना हो कि कैसे शासन करना है, किसका क्या अधिकार है, कौन से चीज किस रेट पर बेचा जा सकता है, कोई व्यापारी किस रेट तक चीजों को बेच सकता है, कौन किस चीज को कैसे खरीद सकता है, अगर कोई सिस्टम ही ना हो, कोई सरकार ही ना हो, कोई शासन ही ना हो, तो अगर लोग भी हैं या जमीन पर एक जगह पर लोग रह रहे हैं, फिर भी अगर वहां पर कोई शासन, कोई रूल ही नहीं हो, तो वो राज्य नहीं कहा जा सकता और वो बहुत जल्द बिखर जाएगा। क्योंकि विदाउट कोई सिस्टम अगर कहीं पर काम नहीं कर रहा है ना, तो वो चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एंड इसी पर आगे बात करते हुए कहा है कि अगली चीज है प्रभुसत्ता। यानी कि मान लिया कोई चीज है, कोई सिस्टम है, लेकिन उस पर कोई शासन करने वाला मतलब व्यक्ति ही नहीं है, जो पावरफुल प्रभुसत्ता हो, जिसकी बात ही सब कुछ हो। यानी कि जो किसी के अंडर में एक राज्य है, मान लिया उसमें कोई व्यवस्था चल रही है, लेकिन वो किसी और से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप बात करोगे, इंडिया 1947 के पहले आजाद था, लोग थे, जमीन थी, शासन व्यवस्था था, लेकिन कोई और शासन कर रहा था। प्रभुसत्ता जो की बात थी वो इंग्लैंड से डिफाइन हो रही थी। इंग्लैंड में जो रूल बनाए जा रहे थे, जो प्रभुसत्ता था, जो हेड था, वो इंग्लैंड में था। तो किसी भी राज्य के लिए एक हेड होना आवश्यक है, तब जाकर के वो एक राज्य बन पाएगा अपने आप में। जैसे भारत को अगर राज्य बनना था तो भारत को प्रभुसत्ता मतलब पावर अपने हाथ में होनी चाहिए थी, और पावर जब अपने हाथ में आया तो भारत एक राज्य के रूप में उभर करके सामने आया पूरी दुनिया में, और भारत भी एक राज्य के रूप में गिना जाने लगा कि भारत भी अपने आप में एक राज्य है। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर भूभाग है, यहाँ पर शासन व्यवस्था है, और यहाँ पर प्रभुसत्ता भी वापस आ चुकी है। तो भारत क्या है, एक राज्य है। तो इस तरह से ये चार ऐसी चीजें हैं राज्य के लिए, ये आवश्यक तत्व हैं, ये होने ही होने चाहिए, तब जाकर के कोई जगह, कोई लोगों का समूह वो जाकर के क्या बनता है, एक राज्य बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्य के कौन कौन से तत्व हैं। और भी चीजों के बारे में डिफाइन करना है, तत्व के बारे में मान लिया हमने यहां तक अभी देख लिया, एंड थोड़ा सा इसके अर्थ के बारे में समझ लिया है। ये दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे हमें बात करना है क्या, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कम से कम 4 से 5 सिद्धांत हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के व्यवहारवादी कौन से सिद्धांत है, मार्क्सवादी कौन से सिद्धांत है। अलग अलग विचारकों ने मतलब अलग अलग तरीके से सिद्धांत बताया हुआ है। तो आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल पे आए एक बार जाकर के देखना। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल फॉर यू तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लग रहा है ये वैल्यूएबल है तो जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो दोस्त, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो पाए। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जो आप कर सकते हो कि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, उसको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। दैट्स ग्रेट थिंग। तो अगर आपको लगता है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।